चलो तब तक जो बच्चे आ चुके हैं उनको उनको ये जवाब देना है इस क्वेश्चन का। meiosis 2 in secondary site starts in, ऑप्शन दिया गया देखो ये वाला, ओवरी, proximal fallopian tube, यूट्रस और डिस्टल fallopian tube। जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि meiosis 2 in secondary site starts in, ऑप्शन है ओवरी, दूसरा है proximal fallopian tube, तीसरा है यूट्रस और फोर्थ है डिस्टल fallopian tube। हाँ जी, मिस्टर माधव, दीप, इसका आंसर क्या है? Tisha, you have said it is a distal fallopian tube. Deep Simranjeet Singh has said it's ovary in a tertiary follicle. And the answer is ovary. अच्छा बताओ, कितनी बार तुम्हें बताया गया था कि जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 वहीं स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ, मियोसिस 2 वहीं स्टार्ट हो जाता है ना, और मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ और वो जाकर मेटाफेज 2 में रुक जाता है। अब उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि कंप्लीशन कहां हुआ इसका, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 किस जगह पे हो सकता है बताओ? तो कंप्लीशन होता है आपके, अब देखो ये पार्ट याद रखिएगा कि यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो यूट्रस के साथ जो, देखो ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है और जो ओवरी की तरफ होता है उसको डिस्टल एंड कहते हैं। याद रखिएगा कि जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कहते हैं आप, हम प्रॉक्सिमल ओवरी से नहीं लेते, हम प्रॉक्सिमल कहां से लेते हैं बताओ? ये लिया जाता है यूट्रस से। तो यूट्रस के साइड में जो होगा वो प्रॉक्सिमल है, और जो यूट्रस से अवे है वो क्या बताओ? वो डिस्टल होता है। हाँ जी तीशा, समझ में आया तुम्हें? हाउ यू सेड दैट इज fallopian tube? आपके नोट्स में लिखा होगा कि meiosis 2 starts just after the completion of meiosis first, but completion of meiosis 2 को स्पर्म की जरूरत होती है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तभी meiosis 2 कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। सेकेंडरी साइट इज प्रेजेंट इन secondary follicle, tertiary follicle, Graafian follicle, all of these and more than one. Three and two. Okay. हाँ जी, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और इसका आंसर तुम्हारा क्या बताओ? टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है बताओ? वहां पर क्या होता है? प्राइमरी साइट होता है। ठीक है, और अब आप लोगों को शायद मैंने जो भेजा था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का मैंने पूरा सेट भेजा है, और वो 25 आपके लिए 1000 क्वेश्चन के बराबर है। अगर आप उसको 25 मत देखिए आप, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1000 क्वेश्चन। और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का उससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता। अगर आप थॉरोली इस पूरे 25 क्वेश्चन को ठीक से देखें तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद कुछ ने देखा होगा, कुछ ने देखा भी नहीं होगा। तो 11th का जो पूरा, अब मैं देखो 11th के हर चैप्टर का, 11th के हर चैप्टर का ऐसे ऐसे 25 का मैं सेट बनाऊंगा। 25 मैंने बना लिया। अभी मैं पूरा फिजियोलॉजी कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन का मैंने भी पूरा कर लिया है। आज मैं 5 क्वेश्चन बचा और 20 तो कर लिया मैंने उसका।
तो इस तरह से आपका पूरा 11th का एक थॉरो रिवीजन चलता रहेगा, लेकिन आपको ध्यान से बैठ के थोड़ा हाथ पैर समेट के सारे क्वेश्चंस को देखिए, सारे एक्सप्लेनेशन को समझो पहले आप, ये ऑप्शन क्या क्यों आया, ये ऑप्शन क्यों आया, सब कुछ मैंने बताया उसमें। तो आपका 11th बहुत अच्छे से क्या होगा बताओ, रिवाइज होता रहेगा, खासकर जो मेरा पार्ट है उसका। समझ में आ गया? चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में आपको वो बता दिया था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, और वो पूरा मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया था आपको, और मैंने कहा था कि कुछ चीजें आप याद कीजिएगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन ये है, मॉडर्न मैन arose during, ऑप्शन देखो, क्रिटेशियस पीरियड, मायोसीन, होलोसीन एंड प्लेस्टोसीन। बताइए, अगर आपने वो पूरा चार्ट तैयार कर लिया, किसी ने शेयर भी किया था आपके ग्रुप पे कि किस वो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पूरा एक चार्ट था, आपने शायद देखा हो, तो बताओ मॉडर्न मैन कब इवॉल्व हुआ, आपके जैसा इंसान? हाँ जी, यस, वेरी गुड माधव, इज द आंसर इज प्लेस्टोसीन। एक्चुअली आपके पहले जो थे वो क्रो मैग्नम मैन थे, आप तो अभी क्या है बताओ, आप होमो सेपियन सेपियंस हैं, आपके पहले होमो सेपियन फॉसिलिस थे। तो होमो सेपियन सेपियंस का जो ओरिजिन है ये तो हुआ है मतलब ये रिसेंट है, लेकिन आपके जैसा ही वो इंसान था, प्लेस्टोसीन में वो इवॉल्व हो गए थे, है ना? तो ये अगर मैं पूछूं आपसे कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ये कब इवॉल्व हुआ बताओ, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? वेरी गुड, क्रिटेशियस में आया था ये अच्छा बताओ, ये जो क्रिटेशियस में आया था ये डाइकॉट था या मोनोकॉट था? क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो तरह के होते हैं, डाइकॉट्स भी होते हैं, मोनोकॉट्स भी होते हैं। ज्यादा एडवांस क्या होता है, ज्यादा एडवांस क्या बताओ, डाइकॉट या मोनोकॉट? डाइकॉट। लो, अब इसमें भी कंफ्यूजन आ गया, और ये मुझे लगता है कि तुम्हारे कहाँ गया आंसर, ये सबके पास है ना किताब, है ना? अब यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, ये देखो ये डायग्राम इस पेज में, और यहाँ देखिए आप क्रिटेशियस के एंड पे, क्रिटेशियस जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो डाइकॉट का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। तो पहले जो आया था क्रिटेशियस में, यहाँ पे डाइकॉट प्लांट आए, मोनोकॉट ज्यादा एडवांस है जिसे बताओ डाइकॉट से, तो मोनोकॉट बाद में आया है, और डाइकॉट्स पहले आ गए थे। और अगर आप डायग्राम देखो, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे इसी डायग्राम से रिलेटेड, जैसे कहा जाता है, देखो क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर ये है, सीड फर्न इज द
कॉमन एंसेस्टर ऑफ, ऑप्शन देखो दिया हुआ है, साइकस, डाइकॉट, प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स, और हमने ऐसे लिख दिया देखो ए बी सी, हमने लिखा सेकंड में ए एंड बी, थर्ड लिखा ओनली बी एंड सी, और फिर लिख दिया हमने देखो ए बी हो गया और बी सी हो गया, और हमने लिख दिया देखो ए और सी लिख दिया। तो क्या होगा बताओ? तो ये आप डायग्राम देखिए, आपके सामने एनसीईआरटी है, देखो एनसीईआरटी में ये सब सारा का सारा जो पार्ट है यहां से मिलेगा। देखो एक टर्म है सी टी आर पी, ये नीचे से ऊपर मतलब पहले से आगे की तरफ आ रहा है, ऐसे देखो सी टी आर पी, और यहीं से आया है पीजी, यहीं से आया है एसएफ, यहीं से सी है, यहीं से डी है, और यहीं से फिर एम है। ये क्या लिखा हमने बताओ? ये देखो बिल्कुल छोटा सा एक आपका उस पूरे पेज का समरी है। क्लोरोफाइटा, अब एनसीईआरटी सबके पास एनसीईआरटी है, किताब खोलिए पहले आप एक बार, पेज नंबर 138, ओपन द पेज नंबर 138, यस, प्लांट इवोल्यूशन। खुल गया? यस, ये फिगर 7.9 है, 17.9 नहीं है, पेज नंबर है 138। कैसे आपको स्टडी करना है वो बता रहा हूं, कैसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखो ये लिखा हुआ है सी, क्लोरोफाइटा कहते हैं इसको, फिर ये ट्रैक्योफाइटा है, फिर ये राइनिया लाइक प्लांट्स लिखा हुआ है, देखो आप देखिए ध्यान से, क्लोरोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा, राइनिया लाइक प्लांट्स, फिर पी का मतलब बताओ क्या? ये सिलोफाइटोन, सिलोफाइटोन, और सिलोफाइटोन से ही देखो हॉर्स्टेल भी आया है, गिंगो भी आया है, बहुत सारा ग्रुप है इसका, है ना। और इसी सिलोफाइटोन से क्या है बताओ? प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हुआ है सीड फन, और सीड फन से ही साइकस भी आया है, देखो डाइकॉट्स भी आए हैं, मोनोकॉट्स भी आए हैं। अब देखिए सीक्वेंस में, तो सीटीआरपी हो गया ना, सीटीआरपी ऐसे याद कर लीजिए आप, प्लूरोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा, राइनिया लाइक प्लांट्स, that is P for Xylophyton. This is all about the plant evolution based on the geological time scale. जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड मिले हैं उसके बेसिस पे ये पूरा अरेंजमेंट किया गया। देखो CTRP, CTRP, PGSF, C, DNM। तो PG क्या हो गया? प्रोजिम्नोस्पर्म। SF क्या हो गया बताओ? सीड फन। सीड फन से साइकस भी आया है, और इसीलिए कहते हैं साइकस को एक लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। साइकस के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये बड़े प्रिमिटिव टाइप के हैं। यू नो व्हाट इज लिविंग फॉसिल? जैसे आपने लिमुलस के बारे में जानते हैं आप, साइकस भी लिविंग फॉसिल है एक। लिमुलस क्या होता है बताओ? मैंने कहा था ये आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था मैंने आपको, एक ऐसा एनिमल जिसमें इवोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, वो एक तरह का जिसका स्ट्रक्चरल पार्ट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, पहले से वैसे थे वो, है ना। तो साइकस वगैरह भी इसमें आता है, याद हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या बताओ? सीड फन इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ABC। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि साइकस जो है, सॉरी सीड फन किसका किसका कॉमन इंसेस्टर है बताओ। तो इसका आंसर हो गया, बताइए क्या क्या। दैट इज साइकस भी है, डाइकॉट भी है और मोनोकॉट भी है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसको आप। और थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा आपको कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहाँ पे आया है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कब आया था, है ना, ब्रायोफाइट्स कब आ गए थे, और वो सब आपके वो चार्ट जो कहीं देखा है आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, तो जो मेन में है ना, एक वो ब्रायोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का, और जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो कब आए थे, वो आप देख लीजिएगा। बाकी तो मैंने एम्फीबिया, पाइसेस, रेप्टिलिया कब कब आया है उसका पूरा सीक्वेंस मैंने बता दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज एरिया एंड यू कैन मेक दिस हेडिंग लाइक प्लांट इवोल्यूशन इन शॉर्ट फॉर्म, ऐसे लिख लीजिए आप। समझ में आ गया? आइए बच्चों, समझ में आ गया सबको? मिटा दो इसको अब। चलिए अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड ऑन evidences based on geographical distribution and systematics। देखिए और इसमें देखो एक जो फर्स्ट टर्म आता है वो है एडेप्टिव रेडिएशन का। देखिए ये क्या होता है। अच्छा बताओ रेडिएशन है क्या? ये जैसे आप जानते हैं कि एक कॉमन पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारे नए नए ग्रुप का इवॉल्व होना रैपिड स्पेसिएशन कहते हैं इसको। ये एक कॉमन ओरिजिन है, देखो इसे कहते हैं कॉमन ओरिजिन पॉइंट। और देखो ये स्पीसीज S1 है, S2 है, S3 है और ये S4 है। कैसे इन्वायरमेंट एनिमल के ओरिजिन को सेव करता है, सेव अप करता है और पूरा पूरा स्पीसीज ही चेंज कर जाता है धीरे धीरे। तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या बताओ? ओरिजिन ऑफ रैपिड स्पेसिएशन। लिखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिखे लिखे रैपिड इवोल्यूशन ऑफ, देखो रैपिड इवोल्यूशन ऑफ, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ one or rapid evolution of one or a few forms into many different species occupying a variety of habitat
habitat within a new geographical area. Rapid evolution, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, rapid evolution of one or a few form into many different species occupying a variety of habitat within a new geographical area. और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। जैसे आप जानते हो कि मार्सुपियल्स जो थे, मार्सुपियल्स, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा इसका नंबर है। मार्सुपियल्स आज भी जानते हैं आप, दे डोमिनेट्स ऑन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। अब मार्सुपियल्स जो वहां पे पहुंचे मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में, तो आज भी मार्सुपियल्स वहां कई तरह के हैं। देखो मार्सुपियल्स के कई अलग अलग एनिमल्स हैं। देखो अब देखो ज्योग्राफिकल एरिया तो वही है ना, ज्योग्राफी तो वही है, न्यू ज्योग्राफिकल एरिया है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग हैबिटेट हैं। यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। और उसकी वजह से एक जो कॉमन ग्रुप था वो कई तरह के नए स्पीसीज में क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। इसे कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स। क्या बोलते हैं बताओ इसको, इसे कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स। और देखो आपके एनसीईआरटी में सबका नाम लिखा हुआ है, अगर देखेंगे आप तो कई तरह के देखिए यहाँ पर पेज नंबर देखो 133 में, पेज नंबर 133 देखिए आप, कई तरह के मार्सुपियल्स के डायग्राम बनाए गए हैं वहां पर, है ना। और ये तो 10 तरह का बनाया गया, और भी कई तरह के हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जो आप देख रहे हो अलग अलग मार्सुपियल्स तैयार हुआ, ओरिजिनेट हुआ, बट उनके कॉमन एंसेस्टर एक ही थे। कुछ एनिमल्स थे पहले एक जैसे थे वो, उन्हीं एनिमल्स का ये एक डाइवर्सिटी है बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट। और वो पूरा का पूरा एक नया जियोग्राफिकल एरिया था, क्योंकि ये मार्सुपियल्स कहीं और से वहां पहुंचे थे। अभी बताऊंगा इसको बाद में मैं। मार्सुपियल्स वहां ओरिजिनेट नहीं हुए थे, मार्सुपियल्स कहीं और ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन वो वहां पहुंचा था। और वहां पहुंचने के बाद उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, वहां पर किसी तरह कंपटीशन नहीं था वहां पर। अब उस नए एरिया के अंदर भी अलग अलग हैबिटेट था, और अलग अलग हैबिटेट की वजह से वो जो कॉमन एंसेस्टर्स थे उसके, वो कई ग्रुप में इवॉल्व हो गया। और उसी को कहते हैं, बताओ, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स। एक एग्जांपल तो देखो ये हो गया। एग्जांपल नंबर 2 देखिए अब यहाँ पर, डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस देखो, तो वो उस डायग्राम में आप देख लीजिएगा, मैंने सारे मार्सुपियल्स का नाम नहीं लिखा है, वो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि देखो क्या क्या नाम लिखा हुआ है। टाइगर कैट है, टेस्मेनियन वोल्फ है ना, मार्सुपियल्स मोल है, कोआला है, बैंडिकूट है, वॉम्बेट है, कंगारू है ना। ये सभी मार्सुपियल्स हैं, मतलब इनके कॉमन एंसेस्टर कभी एक थे। ठीक है, हाँ, मतलब नाम जो लिखा हुआ आप देख लीजिए इसमें। अब मैं बता रहा हूं, देखो दूसरा एक इसमें, देखिए अब ये डार्विन फिंचेस की बात मैं कर रहा हूं।
जो फिंचेस का ओरिजिनल इसका स्टॉक था, उसमें कहते हैं वो सीड ईटिंग बर्ड्स थे। और ये पूरा अगर आप देखेंगे इसका पूरा इसका हिस्ट्री क्या है। डार्विन फिंचेस एक बर्ड्स का नाम है एक्चुअली। देखो मतलब बर्ड्स, क्योंकि डार्विन ने इस पे स्टडी किया था तो इसका नाम फिंचेस रख दिया गया, क्योंकि डार्विन काफी तरह के बर्ड्स के बीक्स को, उसके जो चोंच होते हैं उसको इकट्ठा किया वो, और उसको लेके आया था अपनी कंट्री ब्रिटेन, लेके आया था उस बीक को। वैसे तो 30 डिफरेंट तरह के बीक्स को इकट्ठा किया उसने, फिर वो ऑर्निथोलॉजिस्ट से उसने स्टडी किया, उसे डिस्कस किया उसने, और उसमें ये 12-13 जो थे वो अलग अलग स्पीसीज की बीक्स थे। देखिए, और ऐसा कहा जाता है कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है इक्वेडोर, नाम सुना है ना? इक्वेडोर, सेल्वेडोर, बहुत सारे डोर है वहां पर। तो इक्वेडोर एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसी का एक छोटा सा पार्ट है इक्वेडोर का कंट्री है यहाँ पर। इक्वेडोर के ही कोस्टल एरियाज में इस तरह के ये देखो आइलैंड के ग्रुप है। ये देखिए, ये है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहा जाता है गैलापेगोस आइलैंड। ये जो गैलापेगोस आइलैंड है ये लगभग देयर आर 22, इस आइलैंड में टोटल 22 मेजर एंड माइनर आइलैंड्स हैं इसमें। जैसे आप जानते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में आदमी जहां एग्जिस्ट करता है वो तो बहुत कम है, 5-6 ही है वैसे तो, बट वहां 576 आइलैंड्स हैं टोटल। उसका पूरा ग्रुप है, उसका नाम अंडमान निकोबार दिया आपने। उसमें से ह्यूमन हैबिटेट तो कम ही जगह पर है, और कुछ हैबिटेट ऐसे हैं जहां पर कुछ इंसान बसते हैं, पर वो अपने आप को इंसान समझते ही नहीं, वो अभी भी पुराने समय में जी रहे हैं, और वो आदमी को देखते उसको मार ही देते हैं पूरी तरह से। एक पता नहीं कौन सा एक आइलैंड है वहां पर जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, और वो आज तक डिस्कवर्ड ही नहीं था। तो अंडमान निकोबार भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। देखो 570 के आसपास वहां पर वो आइलैंड का ग्रुप है वो। वैसे देखो ये गैलापेगोस जो है ये भी 22 आइलैंड्स का ये ग्रुप है एक्चुअली, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इक्वेडोर में जो ये बर्ड्स का ग्रुप था, अब जब ये माइग्रेट होके डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पे पहुंचे फूड के तलाश में, देखो तो एक तो ये बिल्कुल आइसोलेशन का पार्ट था कि उस जगह पर किसी तरह का किसी बर्ड्स के साथ कंपटीशन नहीं था फूड के लिए। लेकिन हर आइलैंड का हैबिटेट अलग था। देखिए जोग्राफिकल एरिया तो वही है ना, इक्वेडोर कंट्री का ही तो पार्ट है, बट हर आइलैंड्स का जो हैबिटेट था, जो फूड का नेचर था, या जो खाने की चीजें वहां अवेलेबल थी, वो हर जगह एक जैसा नहीं था। तो क्या होगा बताओ, जो बर्ड्स यहाँ पहुंचा, कुछ यहाँ पहुंचे, कुछ यहाँ पहुंचे, कुछ यहाँ पहुंचे, अल्टीमेटली जो आप देखो आपके बुक में 4 तरह के चोंच बने हुए हैं। देखो एक है देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें आपका बहुत तरह के हैं, लगभग 12-13 तरह के मतलब अलग अलग बीक्स उसने डिस्कवर किए, अलग वो स्पीसीज ही अलग हो गया था वो। तो फिंचेस कहा जाता है, देखो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ beaks in different group of related birds due to
different food nature and natural selection। समझ में आ गया? लेकिन जो ओरिजिनल बर्ड्स थे ये सीड खाने वाले थे, अब यहाँ पर इंसेक्ट खाने वाले भी हो गए, मतलब बहुत तरह के, मतलब 12-13 तरह के। और ये बर्ड्स बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था एक्सटर्नली, ये बर्ड्स मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा अलग नहीं थे। दीज बर्ड्स दे आर वेरी मच सिमिलर इन देयर मॉर्फोलॉजी बट दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, and if they are genetically different they are not able to interbreed in that way। In that case we can say all birds must belongs to different kind of species। देखो मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा अलग नहीं है क्योंकि इनकी एंसेस्टर्स तो एक ही थे ना, और जो पूरा नेचर ने सेटअप किया इसको वो केवल बीक्स में चेंज किया है, क्योंकि उसको फूड के हिसाब से, देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, बर्ड्स ये अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं यहाँ पर, इन बर्ड्स का मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, इनके बीक्स में केवल डिफरेंस आया था। और बीक में डिफरेंस क्यों आया था? क्योंकि नेचर ने उसी तरह से उसके बीक को सेटअप किया सिलेक्शन के थ्रू, ताकि वो उस फूड को आसानी से इंटेक कर सके। इंसेक्ट खाने वाले बर्ड्स भी थे, हार्ड सीड खाने वाले बर्ड्स भी थे। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन उसी चीज पे एक्ट करता है जिसकी जैसी जरूरत हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि दीज बर्ड्स बिलोंग्स टू, देखो जैसे मैं यहाँ लिख दूं, देखो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है। These birds are of different species although they are very similar morphology। लिख लो finches, देखो these birds belongs to different species but morphologically they are not very much different। Morphologically they are not very much different। इसका मतलब देखो क्या है कि नेचर सेट ऑफ द beak structure according to the local habitat। नेचर ने केवल बीक को सेटअप किया है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, क्योंकि बीक को ही चेंज होना था वहां पर, क्योंकि हर आइलैंड का हैबिटेट अलग अलग था, हर आइलैंड के फूड का हैबिटेट अलग अलग था। देखो हर आइलैंड के फूड एक जैसे नहीं थे। समझ में आ गया? हाँ जी अदिति अरोड़ा, समझ में आया अब? तो नेचर ने हर तरह के बीक को चेंज किया ताकि वो आसानी से उस फूड को खा सके। और ये भी एग्जाम्पल किसका बताओ, इसे कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है इसको। देखो ये यहाँ देखिए एक ही पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रहा है। दिस काइंड ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि
एक कॉमन ओरिजिन से, एक सिंगल पॉइंट से कई सारे स्पीसीज का ओरिजिन होना, कई तरह के स्पीसीज का बनना, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। तो यही तो है, यही तो कहा था डार्विन ने कि नेचर जो होता है वो हैबिटेट के हिसाब से आपके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। सिलेक्शन का काम यही होता है। सिलेक्शन एक प्रोसेस है जो आपको इस तरह से चेंज करता है ताकि आप उस इन्वायरमेंट में ठीक से एडेप्ट हो सकें। तो नेचर एक वर्किंग, उसमें एक प्रोसेस होता है। नेचर वर्क, सिलेक्शन वर्क to change yourself, yeah, to change any kind of living organism so that they can best adapt in that environment. समझ में आ गया आपको? आप ये देखिए ना कि ये जो आप देखिए जो निग्रोज हैं, क्यों अफ्रीका में नेचर एक देखो, अब ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दे आर कंफ्यूज्ड कि क्या क्या है, क्या वो इवोल्यूशन क्या है और नेचर क्या है, बट अच्छे बुक में साफ लिखा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है, इवोल्यूशन उसका एक रिजल्ट है। सिलेक्शन इज ए प्रोसेस एंड इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी भले ही कंफ्यूज है इस मामले में, बट देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट। सिलेक्शन इज ए प्रोसेस, सिलेक्शन एक्ट, एंड इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आ गया ना? सिलेक्शन का काम समझ में आ गया। वो धीरे धीरे आपको चेंज करता रहता है, और ये चेंज जब इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप एक नए स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो नए स्पीसीज का बनना क्या हुआ? वो इवोल्यूशन है। तो सिलेक्शन इज ए प्रोसेस एंड दैट रिजल्ट इन इवोल्यूशन। अरे स्पेसिएशन तो वही हुआ ना, ये जो नए स्पीसीज बन गए यही तो है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नए स्पीसीज का बनना पुराने स्पीसीज से बिल्कुल चेंज हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुम आज भी तो ऐसे ही हो क्या? बट ह्यूमंस में स्पीसीज चेंज नहीं हुआ। ह्यूमंस में कहते हैं सिंगल स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है। एक समय में एक ही स्पीसीज था, वो बताऊंगा बाद में, वो अलग चीज है। ह्यूमंस में भी चेंज आया है। और आप देखिए ना, जैसे क्यों ये ब्लैक रेस क्यों होते हैं? हर तरह के, आप पूरे इन्वायरमेंट को देख लीजिए, क्या हर इंसान एक जैसा है? हाँ, मॉर्फोलॉजी देखो, सबका वही 2 हाथ, 2 आंख और 1 नाक होता है, सब में ही होता है, बट उनका भी स्ट्रक्चरल पार्ट अलग है। आप देखो स्किन कलर अलग अलग पार्ट में अलग होता है। तो ये तो आपको चेंज किया गया। आप जानते हैं कि जो जो ज्यादा ह्यूमिड एरियाज में रहते हैं उनका थोड़ा ब्लैक कलर होता है। क्यों? मेलेनिन का पिगमेंटेशन वहां बहुत ज्यादा डार्क डार्क होता है वहां पे, क्योंकि वो उस कंडीशंस में उसको हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए। बट इसके बावजूद भी स्पीसीज चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि जो साउथ इंडिया में लोग रहते हैं उनका स्पीसीज अलग हो गया है और नॉर्थ इंडिया वाले का स्पीसीज अलग हो गया है। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका, क्या बताओ क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये लिख लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया आपको ये? चलिए ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज आता है, और वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहता है। देखो क्या होता है। अब ये समझिए पहले आप। हाँ, बहुत तरह के हैं। एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स भी हुआ, जैसे बताया था मैंने आपको, जो कैम्ब्रियन पीरियड था वहां एक प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट रहे होंगे और वहां से कई तरह के इन्वर्टिब्रेट इवॉल्व हो गए। आपने पढ़ा होगा एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स, आपने पढ़ा होगा, उसमें ना टाइम स्केल में लिखा होता है, जैसे प्लायोसीन में, मायोसीन वगैरह में बहुत ज्यादा रेडिएट हुआ था मैमल्स वगैरह। समझ में आ गया?
तो हर पॉइंट पे देखा होगा आपने, एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ इनवर्टिब्रेट ये कैम्ब्रियन में हुआ था, मायोसीन वगैरह में मैमल्स रेडिएट हुए थे, प्लायोसीन में मैमल्स रेडिएट हुआ था। तो टाइम टाइम पे भी होता रहता है, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब एक दूसरा चीज है, देखो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये समझो क्या होता है। अब ये मान लो अगर ये दो, these are the two different geographical area, और यहां पर हमने क्या देखा कि कुछ प्लांट यहां हैं और कुछ प्लांट यहां हैं, they are very much far, they are very much separated from each other। कुछ एनिमल्स यहां हैं और कुछ एनिमल्स यहां हैं, और ऐसा देखा गया कि इन प्लांट्स का जो फिनोटाइप है, इस एनिमल्स का जो फिनोटाइप है, ये काफी हद तक मिलता जुलता है। देखो, दे आर जियोग्राफिकली सेपरेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, ज्योग्राफी अलग अलग है इनका, बट स्टिल these plants and animals have very striking similarity in their appearance। और ऐसा कहा गया कि ये जो प्लांट्स एनिमल्स थे, ये बहुत पहले डिस्टेंटली रिलेटेड थे, बहुत पहले आपस में रिलेटेड थे, ये बाद में सेपरेट हो गए, और सेपरेशन के बाद भी इनका एरिया बहुत सेपरेटेड है, बट स्टिल क्या देखा गया बताओ, कि प्लांट्स में एनिमल्स का मॉर्फोलॉजी में बहुत हद तक कुछ सिमिलैरिटीज हैं। देखो रेडिएशन में क्या हुआ था, देखो उसमें क्या हुआ था, एरिया वही था और अलग अलग है, जैसे यही सेम एरिया है, देखो अब यहाँ पर कुछ जो कॉमन एंसेस्टर था उसका, इस पॉइंट से ये अलग अलग पॉइंट पे देखो माइग्रेट कर रहा है, इनका हैबिटेट अलग अलग, देखो यहाँ देखिए। तो रेडिएशन में तो क्या होता है बताओ, ज्योग्राफिकल एरिया तो वही है ना, बट वो जहां गए वहां का हैबिटेट अलग था, देखो, बट यहाँ तो एरिया ही अलग अलग होता है, देखो। तो देखो जैसा कि आपके इसका लिख लो, इसका मतलब क्या होता है, लिख लो आप, देखिए लिख लो, देखो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, देखिए different geographical area sometime different geographical area sometime exhibit groups of plants and animals, exhibit groups of plants and animals of similarity in phenotype of different geographical area sometime exhibit groups of plants and animals similarity, plants and animals, group of plants and animals similarity in phenotype, similarity in phenotype, even though the organism
may be only distantly related. वही बोल रहा हूं, देखो समझ में क्या बोल रहा हूं। ये अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया है ना। इस प्लांट में काफी ज्यादा फिनोटिपिक सिमिलरिटी है। ऑल्दो ये अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स प्लांट्स हैं, बट उनका मॉर्फोलॉजी जो है वो एक जैसा नजर आ रहा है आपको। और कारण क्या देखो इसका, एरिया इज डिफरेंट बट स्टिल हैबिटेट इज सिमिलर। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अगर हैबिटेट एक जैसा है तो नेचर आपके किसी भी तरह के एनिमल्स और प्लांट को सिंगल डायरेक्शन में लेके चलेगा। देखो ये मतलब ये प्लांट जैसा इवॉल्व हुआ, ये एनिमल जैसा इवॉल्व हुआ, वैसे ही प्लांट और एनिमल को नेचर एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा। एक एरिया में ये इवॉल्व हो रहा है, एक एरिया में ये इवॉल्व हो रहा है। हैबिटेट एक जैसा होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डिफरेंट हैबिटेट वो गलत है। हैबिटेट मस्ट बी सिमिलर, एरिया इज डिफरेंट। If habitat is similar, nature will step up the plants and animals evolution in single direction। देखो, और इसी को कहते हैं, देखो इसी का नाम होता है, देखो इसी कन्वर्जेंट को क्या बोलते हैं बताओ? ऑल्सो कॉल्ड, इसे कहा जाता है पैरेलल इवोल्यूशन भी कहते हैं। सिलेक्शन क्या करेगा? देखो जब हैबिटेट एक जैसा है, बिल्कुल सही बात है, अगर हैबिटेट एक जैसा है और आपस में दोनों अलग अलग एरिया अलग है, देखो एरिया अलग है, बीच में बहुत बड़ा मान लो समंदर का पार्ट है ये, बट दोनों ही जगह पर हैबिटेट एक जैसे हैं, कंडीशंस एक जैसे हैं, तो प्लांट और एनिमल जो होगा वो एक ही तरह का इवोल्यूशन गेन करेगा ना। हाँ जी, समझ में आ रहा है? समझ में क्या बोल रहा हूं? ज्योग्राफिकल एरिया अलग है बट दोनों जगह के हैबिटेट एक जैसे हैं, तो प्लांट और एनिमल जो होगा, कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल्स, वो एक ही तरह के प्रोसेस को फॉलो करेगा सिलेक्शन प्रोसेस में। नेचर का एक ही जैसा एक्शन करेगा ना। नेचर को जो सिलेक्शन नेचर कर रहा है वो एक ही जैसा करेगा। तो इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो एक लाइन यहां है, एक लाइन यहां है, तो ये पैरेलल हो रहा है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को पैरेलल इवोल्यूशन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स हैं। हो सकता है ये बहुत पहले इनका एक जैसे रहे होंगे, फार डिस्टेंट रिलेशन है इनका, नजदीक में इनका कोई सिमिलरिटी नहीं है। बहुत पहले इनमें कुछ रिश्ता नाता रहा होगा, बाद में पूरे सेपरेट हो गए, बट सेपरेशन के बाद भी नेचर का जो एक एक्शन होता है, हैबिटेट अगर एक जैसा होगा, माइक्रो इन्वायरमेंट कहा जाता है, देखो माइक्रो हैबिटेट कहते हैं इसको, तो एरिया अलग भी हो गया। जैसे आप बताओ, अगर आप व्हाइट लोगों को देखें, जो ककेशियन से एक ग्रुप है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है और यूरोप में भी है। आप देखो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कितना ज्यादा सेपरेटेड है, इंडिया में व्हाइट क्यों नहीं है? आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ऑल्दो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन स्पीसीज अलग नहीं है, लेकिन उनका जो हैबिटेट था वो एक ही जैसा था, तो नेचर ने एक ही जैसे स्किन कलर को वहां पे सिलेक्ट किया। और हमारे कंडीशंस का आप देखिए, जो एक मिक्स कलर है, आप साउथ अमेरिका में देखिए, इंडिया का अगर आपको इंडियन जैसा लोग देखना है तो काफी हद तक आपको वो साउथ अमेरिका वाले पार्ट में मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप बताऊंगा इसका क्या, इसकी कहानी क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए इसका, प्लासेंटल मैमल and
मार्सुपियल्स। जैसे देखो एनिमल में अगर मैं कहूं मार्सुपियल कैट है और प्लेसेंटल कैट है, देखिए तो मार्सुपियल कैट और प्लेसेंटल कैट ये अलग अलग ज्योग्राफी में इवॉल्व हुआ, बट ये देखने में एक जैसे लगते हैं। तो देखिए आपके एनसीईआरटी के दूसरे पेज में देखो, पेज नंबर 134, देखिए सी पेज नंबर 134। तो देखो उसने एक चार्ट बनाया है वहां पर, एक तरफ मार्सुपियल्स को दिखाया गया है और एक तरफ प्लेसेंटल को दिखाया गया है। ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? ये आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द मोल एंड मार्सुपियल मोल, एंटीटर एंड द नम्बैट, देखो ये आप डायग्राम देखिए एनसीईआरटी में, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन। इसी को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि मार्सुपियल्स का ओरिजिन, marsupials evolution and placental evolution is a kind of convergent evolution, also called parallel evolution कहते हैं इसको। समझ में आ गया? कभी कभी नेचर ये करता है कि सिमिलैरिटी क्रिएट करता रहे। डिस्टेंटली रिलेटेड एनिमल्स हैं, उनमें भी सिमिलैरिटी क्रिएट कर दिया गया क्योंकि उनका हैबिटेट एक जैसा था। And this is called, तो whenever we talk about convergent evolution, तो आप दो अलग अलग ग्रुप को कंपेयर करेंगे। याद रखिएगा, whenever we discuss about convergent evolution, it means you are comparing two different animals or two different plants of different geographical area, but from the same kind of habitat. Convergent को ही parallel कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? मैंने क्या कहा कि whenever we discuss convergent or parallel evolution, it means you are comparing two different plants or two different animals of two different geographical area, but of the similar kind of habitat. समझ में आ गया सबको? चलिए अब देखो मैं बताता हूं आपको कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो होता है, जिसको आप कहते हैं बायो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बताता हूं। देखो मैं आपको यहाँ पर, ये समझ में आ गया? आप इसको मिटा दो। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ये? चलिए ठीक है। फिर देखो एक टर्म लिखते हैं, बायो ज्योग्राफिकल evidences and plate tectonics. On the biogeographical evidences and plate tectonics affects the distribution of plants and animals. तो देखो जैसे एक चीज याद रखिएगा, अच्छा बताओ, जैसे कहते हैं जो मैमल्स होता है, ये मैमल्स 3 तरह के होते हैं। एक पढ़ा होगा आपने प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया, ये पढ़ा ना? मैमल्स 3 तरह के होते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया।
समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए, अब और ये तीनों एक साथ अपीयर नहीं हुए थे, ऐसे याद रखो। अब जैसे मान लो जब ये एनिमल इवॉल्व हुआ, देखो ऐसे, जैसे कहते हैं प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव पी और एम है, मतलब प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया, देखो यहाँ पर जहां ये इवॉल्व हुआ था तो उस समय देखो ऐसा कहा जाता है, देखिए ऐसे, देखिए आपने एक टर्म सुना होगा पहले, पेंजिया का। ये समझ लो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है। देखो पेंजिया नाम सुना आपने? ऐसा कहा जाता है कि जितने भी आप लैंड मास देख रहे हैं पहले वो एक साथ कनेक्टेड थे। इवन जब मैमल्स में ये इवॉल्व हुआ, प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया, जिस समय ये इवॉल्व हुआ, देखिए ये कुछ एरिया यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, और ये मान लो इसमें लिखा नॉर्थ अमेरिका, ये लिखा हमने साउथ अमेरिका, ये है यूरेशिया, यूरेशिया का पार्ट देखो, ये है पूरा अफ्रीका। यहाँ पर देखो ऐसे ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और समहाउ ये जो पार्ट आप देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पर, ये इंडिया का पार्ट था। ऐसे देखो कनेक्टेड करिए, ये सबसे फर्स्ट मैं बता रहा हूं जब सारा का सारा लैंड मास एक जैसा था। और ये बीच वगैरह में देखो ये वाटर बॉडी है पूरी तरह, बाकी तो सब जगह वाटर बॉडी है सर। सिंगल लैंड मास, यस। तो देखो नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरेशिया है, यूरोप प्लस जो आप कहते हैं एशिया का जो पार्ट, ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड थे। तो ऑब्वियस बात है जब ये इवॉल्व हुआ प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया, है ना, तो ये इवॉल्व होने के बाद ये हर जगह गए, देखो इधर भी गए, इधर भी गए, यहां भी पहुंचे, यहां भी पहुंचे, और इस रास्ते से ये यहां भी पहुंचा, और फिर ये कहां पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया में ही पहुंच गया। देखो तो कहा जाता है कि प्रिमिटिव जो आपके क्या क्या थे बताओ, दैट इज पी फॉर प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया। दे इवॉल्व, मतलब बहुत पहले इवॉल्व हुए थे ये, एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द पार्ट ऑफ पेंजिया। हर जगह ये चलेगा देखो, क्योंकि हर लैंड मास आपस में क्या था बताओ, कनेक्टेड था। तो ये देखो पहला कंडीशन है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है देखो, तो आपके बुक में ऐसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पर ऐसे, देखो ये पहला, देखो इसे कहते हैं अर्ली मैमेलियन एवोल्यूशन है ये, सबसे पहले ऐसा हुआ देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये डायग्राम समझ में आ गया आपको, मैं इसको मिटाऊंगा फिर एक और डायग्राम बनाऊंगा इसके बदले।
ये मिटा दूं अब यहाँ पर, ये ए एंटार्क्टिका है और ये ए ऑस्ट्रेलिया है, तो ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे कौन, प्रिमिटिव, प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया, है ना। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, अब जो दूसरा डायग्राम बनता है देखो यहाँ पर ऐसे, जैसे मान लो ये देखिए ऐसे, और ये लिखा जाता है लेटर मैमेलियन इवोल्यूशन, और ये प्रिमिटिव यूथेरिया है, देखो इसको प्रिमिटिव यूथेरिया कहते हैं, जो बाद में आया था। और ऐसा होते वक्त क्या हुआ देखो, जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट था वो देखो ऐसे ऐसे आ गया, और ये साउथ अमेरिका से सेपरेट हो गया, देखो ऐसे, देखिए ऐसे। और ये सेपरेट हो गया, और समहाउ थोड़ा सा देखिए इस तरह से, अब जो अफ्रीका का पार्ट देखिए ऐसे, और यहाँ देखो नीचे क्या हुआ, ये जो देखिए आप, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से टूट गया यहाँ से, और छोटा सा एक पार्ट यहाँ बच गया, देखो ऐसे, ये था इंडिया। और यहाँ देखिए ऐसे, ये तो पूरा पार्ट किसका बताओ, ये एशिया का पार्ट देखो देखिए, इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, क्या बोलते हैं इसको, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है इसको। तो लेटर मेमेलियन इवोल्यूशन में क्या हुआ, जब ये यूथेरिया आए थे, तो यूथेरिया बताओ, अब ये यूथेरिया यहां भी पहुंचे, यहां भी गए, यहां भी पहुंचा, यहां भी पहुंचा, लेकिन वो यूथेरिया अब इधर की तरफ नहीं पहुंच पाया, देखो। तो ऐसा लिखा जाता है सेकेंड स्टेज में क्या हुआ बताओ, ये नॉर्थ अमेरिका में गया, साउथ अमेरिका में भी गया, यूरेशिया में भी पहुंचा, बट बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग ये जो यूथेरिया थे ये यहां और यहां नहीं पहुंच पाए। तो देखो क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव यूथेरिया slowly eliminated the most of the prototheria and metatheria, लेकिन वो यहां तो पहुंच ही नहीं पाया ना नीचे की तरफ। तो यहां तो देखो P प्लस एम यहां भी रह गया, P प्लस एम यहां भी रह गया, और ऐसा कहा जाता है कि अंटार्कटिका में ये कंडीशंस बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं था रहने के लायक, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ देखो, आज भी अंटार्कटिका में लाइफ कहाँ है, तो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में P प्लस एम क्यों है अभी, क्योंकि वहां पर ये यूथेरियंस पहुंच नहीं पाए धीरे धीरे। देखो जो प्रिमिटिव यूथेरिया आया था, जो प्रिमिटिव, अभी इंडिया में कैसे वो कहानी बाद में बताऊंगा, जो प्रिमिटिव यूथेरिया आया था वो यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ भी आए, बट वो नीचे पहुंच नहीं पाए। तो जब ये यूथेरिया यहाँ पहुंचे तो उसने क्या किया, इस और इस पे इस पे इस पे उसने क्या किया, वहां के पहले के एनिमल्स को वहां से क्या किया बताओ, उसने एलिमिनेट किया बिकॉज ऑफ कंपटीशन। एडवांस था कौन का, यूथेरिया। तो ये दूसरा केस है।
समझ में आ गया? अब देखो तीसरा केस, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? डायग्राम, हर डायग्राम समझ में आएगा तो अभी पूरे एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का समझ में आएगा वो। अरे लेटर है, लेटर मेमेलियन इवोल्यूशन, सब जो मैमल्स इवॉल्व हुआ है वो इसी जगह नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कहीं बीच में है ये। लेटर मेमेलियन इवोल्यूशन, इसका नाम क्या दिया हमने? प्रिमिटिव यूथेरिया। मेटाथेरिया और प्रोटोथेरिया वो पहले आए थे। समझ में आ गया? अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, मिटा दो इसको। अब 2 डायग्राम और बनेगा अभी। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब देखो, तो इसका तीसरा डायग्राम है, देखो अब यहाँ पर, ये देखिए ऐसे बना दिया हमने इसको। इसके बाद देखो क्या हुआ है, यूरेशिया का ये पार्ट देखो ऐसे, और देखो अब ये पूरी तरह से यहाँ देखिए ऐसे, और बाद में देखो ऐसे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ। और अफ्रीका देखो ऐसे पूरा आ गया, देखो ऐसे। और ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे है ही ऐसे। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो पार्ट था, ऐसे देखो ये, अब ये एक नया प्लेट टेक्टोनिक आया देखो। और देखो ये जो पूरा आप जो बीच में देख रहे हैं, ये जो पूरा बीच का ये जो पार्ट है, ऐसा मतलब ये सब वाटर बॉडीज हैं एक्चुअली, ये सब वाटर बॉडीज देखो। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट है देखो ऐसे ही आपस में कनेक्टेड है। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। ये दो पहले सेपरेटेड था, अब वो वापस देखो यहां से मिल गया, ये अफ्रीका आ गया। और इंडिया का पार्ट किससे अटैच हो गया बताओ? यूरेशिया वाले पार्ट से देखो। और यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ इवॉल्व हुआ एडवांस्ड यूथेरिया। हाँ देखो पिछले डायग्राम में देखिए आप, अगर अगर आप पहले के डायग्राम में देखेंगे तो जो साउथ अमेरिका का सेपरेशन था नॉर्थ अमेरिका से, तो साउथ अमेरिका में अभी भी अगर देखा जाए तो, आप सेकंड डायग्राम को देखो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पूरा अलग हो चुका था। तो जो प्रिमिटिव वहां पर प्रोटोथेरिया और इवन देखिए जो यूथेरिया यूथेरिया वगैरह जो वहां पर था, है ना, अब ये वापस देखो यहां से ऐसे अटैच हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कि जो यहाँ पर अब क्या बचा था, देखो यहाँ क्या थे, अब जो यहाँ का प्रिमिटिव यूथेरिया था, अब एडवांस यूथेरिया क्या हुआ देखो, वो यहां से देखते ऐसे ऐसे कनेक्टेड है एक्चुअली।
देखें, अब ये एडवांस यूथेरिया नॉर्थ अमेरिका से होता हुआ कहां पहुंचा बताओ? साउथ अमेरिका में। और उसने क्या किया, इस प्रिमिटिव यूथेरिया को भी यहां से एलिमिनेट कर दिया। देखो अब एडवांस यूथेरिया देखो, वो इधर भी पहुंचा है ना, वो यहां भी पहुंच गए, लेकिन वो यहां पहुंच ही नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया। देखो तो क्या लिखा जाता है, इन द लेटर स्टेज, इन द लेटर स्टेज advanced youth area of North America replaced the primitive youth area of South American साउथ अमेरिका। और वो तो यहां पहुंच ही नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया, देखो तो पहले अलग हो गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में P+M आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और कहते हैं कुछ साउथ अमेरिका में भी कुछ बहुत गिने चुने नंबर हैं अभी भी, मार्सुपियल्स वगैरह वहां भी हैं, ऐसी बात नहीं कि वहां नहीं है, बट बहुत लिमिटेड नंबर में है। तो बाद में कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का जो फौना था उसने साउथ अमेरिका के फौना में डोमिनेट किया, क्योंकि वो बाद में ऐसे कनेक्ट हुआ था। देखो ऐसे, ये डायग्राम नंबर 3 है ना, रुक जाओ, नहीं अभी ये कनेक्टेड नहीं है, देखो रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये 3rd डायग्राम है ना, तो इसमें अभी ऐसे कर लो, अभी ये अलग है। देखो ये 4th डायग्राम में हुआ था, ये 3rd में नहीं हुआ था, ये 4th में हुआ था। 3rd में तो अभी भी यहाँ पे प्रिमिटिव यूथ एरिया है, और यहाँ पे क्या पहुंच गया था बताओ, एडवांस्ड यूथ एरिया। अभी पूरा अलग ही है देखो एक्चुअली। बट साउथ अमेरिका में अभी वो लास्ट स्टेज में आएगा। देखो साउथ अमेरिका में एडवांस यूथ एरिया नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरह से क्या बताओ सेपरेटेड है। और जो लास्ट डायग्राम बनेगा अब उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अब इसको बिठा दूंगा। ये जो लिखा आपने, ये जो लिखा आपने ना, ये 4th डायग्राम के लिए, 3rd के लिए नहीं है। तो कह सकते हैं कि एडवांस यूथ एरिया आफ्टर देयर ओरिजिन दे माइग्रेट्स टू यूरेशिया, अफ्रीका as well as North America, but they could not reach South America because of complete separation. समझ में आ रहा ना? After the origin of advanced eutheria, they migrated to Eurasia, Africa, North America, but they could not reach South America because of complete separation, and that's why South America में जो कुछ प्रिमिटिव मेटाथेरिया वगैरह था वो एग्जिस्ट कर गए थे वहां पे। देखो लेकिन बाद में तो हर जगह खत्म ही कर दिया था उसने। और लास्ट डायग्राम देखिए अब यहाँ पर, इसको मिटाऊं अब। एट लास्ट क्या हुआ देखिए यहाँ पर अगर से, ये देखो ये है एडवांस्ड यूथेरिया, और देखो एक पूरा बड़ा सा एक मास है इसमें से, देखो ये
देखिए अब ये लास्ट फाइनल डायग्राम है, देखो यहाँ पर ये आपका अफ्रीका, यूरेशिया और देखो यहाँ पे इंडिया आ गया। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका का पार्ट है और ये ऑस्ट्रेलिया। देखो ये सब ड्रिफ्टिंग है, इसको प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। बाद में क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग से ये देखो पार्ट आपस में मिल गया। देखो आपने पढ़ा होगा वो इस्थमस ऑफ पनामा, ये जो मैक्सिको का जो कंट्री है जो नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच में आ जाता है, तो ये टेक्टोनिक्स की वजह से क्या हुआ, देखो ये वापस मिल गया। देखो ऐसे, और मिलने के बाद क्या हुआ, देखो अब यहाँ का जो एडवांस यूथ एरिया था नॉर्थ अमेरिका का, कनेक्शन के बाद वो यहाँ पहुंचा। देखो और यहां से उसने रगेद रगेद कर किसको मारा, जो कुछ प्रिमिटिव यूथ एरिया थे उसे भी निपटा दिया। समझ में आ गया? और डोमिनेंस किसका हो गया बताओ, एडवांस यूथ एरिया का। क्योंकि साउथ अमेरिका जो पहले अलग अलग था वो बाद में आपस में कनेक्ट हुआ था। तो ये देखो ये लिखा हुआ, इन द लेटर स्टेज एडवांस यूथ एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका रिप्लेस द प्रिमिटिव यूथ एरिया ऑफ साउथ अमेरिका। और आप कह सकते हैं आज भी यहाँ पर P+M का डोमिनेंस है। प्लेसेंटल मैमल्स आज भी बहुत कम है वहां पर, ऑस्ट्रेलिया में गिने चुने हैं। कौवा है, रैट, बैट एंड क्रो कहते हैं, बस यही है। और आदमी है वहां पे जो बाद में पहुंचा वहां को। तो ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, और किस तरह से आप देखो एनिमल्स का पार्ट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और आप एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ेंगे अब, तो देखो एनसीईआरटी में लास्ट पेज में देखिए यहाँ पर अब एनसीईआरटी देखो पेज नंबर देखिए आप 140। 140 में देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में देखो, देयर वेयर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबल्स हॉर्स, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna। देखिए नॉर्थ अमेरिका में कहा जा रहा है, साउथ अमेरिका में ऐसे कुछ मैमल्स थे, लाइक हॉर्स थे, हॉर्स के जैसा एनिमल था, हिप्पोपोटामस जैसा एनिमल था, बियर जैसा एनिमल था, रैबिट जैसा एनिमल था। ये प्रिमिटिव यूथेरियंस हैं। ऐसे इसी तरह के मिलते जुलते एनिमल थे जिसको बाद में किसने निपटा दिया बताओ, नॉर्थ अमेरिका के फौना ने। जब बाद में क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग हुआ, और ड्रिफ्टिंग के बाद आपस में मिल गए। और आगे क्या लिखा देखो, ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड मैमल्स मतलब मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। अब मैमल्स पहुंचा ही नहीं वहां पर क्योंकि वो पहले अलग हो गए थे। तो व्हाई पाउच्ड मैमल्स आर इन डोमिनेंट पोजीशन इन ऑस्ट्रेलिया, ये समझ में आ गया आपको। बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग they were separated long back, और वहां पर प्लेसेंटल मैमल पहुंच ही नहीं पाए थे। वो तो बाद में ह्यूमंस का जो इन्फ्लुएंस है वो तो बाद में हुआ है। आदमी वहां बाद में पहुंचा ना, वो तो जहाज से पहुंच गया, पानी वाले रास्ते से पहुंच गया, बट पहले वहां कौन पहुंचा था बताओ, मार्सुपियल्स। और आज भी ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेंस किसका बताओ, मार्सुपियल्स का। तो ये जो पूरा आप डायग्राम, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये देखो 2-3 लाइन लिखा हुआ है, 3-4 लाइन लिखा हुआ है ना, बट वो 4 लाइन को समझने के लिए ये पूरा डायग्राम आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे मार्सुपियल्स इवॉल्व हुआ, वो कैसे कैसे कहां पहुंचा, और क्यों बाद में कैसे कैसे किसको कहां से रिमूव किया गया। ठीक है, तो ये था आपका बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस।
अब इसमें एक एविडेंस और बचा है आपका, और वो है बायोकेमिकल एविडेंस। उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक, थोड़ा लंबा टाइम हो गया इसको। ये समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, ये समझ में आ गया? तो ये जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि प्रिमिटिव मैमल्स लाइक हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट, ये किसके लिखा गया बताओ? ये वो एनिमल्स थे जो प्रिमिटिव यूथेरिया थे। कहां पर बताओ? साउथ अमेरिका में, क्योंकि वो ड्रिफ्टिंग से पहले अलग हो गया था, और बाद में नॉर्थ अमेरिका जब उसको मिल गया वापस उसमें, तो नॉर्थ अमेरिका का एडवांस यूथेरिया जो था उसने उस एनिमल को वहां से हटा दिया। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में फिर।